हेलो बेटा। हम केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, और हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है और रेट के कितने टाइप्स हैं उसको हमने पढ़ा था। कहाँ तक हुआ था ये बताओ मुझे। लास्ट क्लास में हमने कितना पढ़ लिया था? आई थिंक इतना हो गया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। आई थिंक ये तक हुआ था बस ना, शायद ये वाला ग्राफ समझाया था मैंने, नहीं समझाया था? तो कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या पड़ता है? अच्छा ये भी होगा, ये तो यहाँ से स्टार्ट करना, रेट लो से स्टार्ट हो गया। रेट लो, चलो तो रेट लो हो गया, फिर तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट, यहाँ से स्टार्ट करें। तो रेट कांस्टेंट जो है, कोई पूछे कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे हम रेट लो से। जैसे रेट लो एक्सप्रेशन हमारे पास में ये होता है, ये कोई रिएक्शन हमारे पास में है, ए और बी मिलकर कुछ कंपाउंड बना रहे, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन का रेट लो, जो रेट आएगा मतलब रेट एक्सप्रेशन के और ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। ये अल्फा बीटा कहाँ से आते हैं? एक्सपेरिमेंट से आते हैं। कहाँ से आते हैं बताओ? एक्सपेरिमेंट से आते हैं। तो ये है रेट लो एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आता है, के जो है इसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहता है। अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो इसके साथ में जो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इनको आप 1 मान लो, 1 मोल पर लीटर, है ना। तो तब क्या होगा, के जो होगा रेट कांस्टेंट वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो वैसे ही हमने डिफाइन भी किया इसको, द रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट बिकम्स यूनिटी। आसान है बिल्कुल ये, है ना। फिर एक टर्म आता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उनके जो पावर्स हैं उनका सम, अल्फा बीटा यहाँ पर आया था, इसको ऐड कर दो आप, तो उसी को बोलेंगे पूरी रिएक्शन का ऑर्डर। ऑर्डर क्या बताता है? एग्जैक्टली ऑर्डर ही बताता है कि केमिकल रिएक्शन का रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। नहीं, अल्फा और बीटा की वैल्यू है, इसको एक्स और वाई मान लूंगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू हमें बताएगी कि रेट जो है वो कैसे चेंज हो रहा है एक्स और वाई को चेंज करके। ठीक है यहाँ तक। तो ऑर्डर को डिफाइन ऐसे करेंगे हम कि इट इज द सम ऑफ द पावर्स, अकॉर्डिंग टू रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो एक्सप्रेशन में जो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर्स हैं उनको ऐड कर दो, तो वही क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जैसे ये हमारे पास में रेट लो है, तो रेट लो एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे के है, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा है, अल्फा प्लस बीटा विल बी द ऑर्डर। इसको एन से हम करते हैं रिप्रेजेंट, किससे करते हैं बताओ? एन। तो किसी किसी बुक में अल्फा बीटा ना हो सकता है एक्स और वाई मान लिया गया हो, तो एन इज टू क्या होगा वहां पर? एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो एन इज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। अच्छा अल्फा क्या है इसमें, या यहाँ पे एक्स माना तो एक्स क्या है इसमें? ये क्या हो गया है? ऐसा नहीं आना चाहिए था। ओके चलो, तो मैं क्या बता रहा था आपसे यहाँ पे कि इसमें बता रहा था कि यहाँ पर ये अल्फा क्या है और बीटा क्या है। अल्फा क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। जो यहाँ पे रिएक्टेंट ए है ना, उसके रिस्पेक्ट में जो है वो रिएक्शन का जो रेट है कैसे चेंज हो रहा है, नहीं, तो उसको बताने का काम अल्फा कर रहा है। तो अल्फा को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, हाँ, ए क्या है? एक रिएक्टेंट है। वैसे ही बीटा क्या होगा यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, बी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो रेट कैसे चेंज हो रहा है ना, उसको एक्सप्लेन करेगा हमारे पास में बीटा। तो इन दोनों का सम ही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट पाएंगे। रेट कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखो, अलग अलग रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है अलग अलग आ सकता है, और सेम रिएक्शन के लिए भी जो रेट कांस्टेंट है अलग अलग आ सकता है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या बताती है? अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो बताएगा रिएक्शन बहुत फास्टली मूव कर रही है, रिएक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो एक तो ये स्पीड को बताता है, इसको बताता है स्पीड बताता है। दूसरा बताता है कि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम उसको क्या करते हैं बताओ? ऑब्जर्व करते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए मैंने कहा था स्टोक के नाम से याद करना था कुछ। और रेट कांस्टेंट जो है वो सेम रिएक्शन का भी डिफर कर सकता है अगर टेम्परेचर चेंज कर रहा है ना। अगर वहां पे टेम्परेचर चेंज कर दो तो सेम रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मतलब ये लाइन है इंडिकेट कर रही है कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेट कांस्टेंट जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है ना। आ रहा समझ में से यहाँ तक। और दूसरा क्या था कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो रिएक्शन के ऑर्डर पर डिपेंड करेगी, ऑर्डर पर डिपेंड करेगी। तो मैं इसको ऐसे कहा था आपसे कि इसको आप ऐसे याद करना ना, स्टॉक नो स्टॉक। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है रिएक्शन की। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है रेट कांस्टेंट। ओ क्या है बताओ? हाँ, इसकी यूनिट जो है रेट कांस्टेंट की यूनिट किस पे डिपेंड करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती है। और सी कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की उस पर
हाँ उस पर डिपेंड नहीं करती है, क्या बताओ, उस पर डिपेंड नहीं करता रेट कांस्टेंट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कैसे होती है? मतलब मॉलिक्युलरिटी को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि रिएक्शन एग्जैक्टली कैसे होती है। जब कोई कंटेनर हमारे पास में है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे तब जाकर न्यू बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड। तो जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं तो उनमें आपस में कोलिजन्स होती हैं। उन कोलिजन से क्या होता है, ऑल बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन एंड देन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और तब जाके नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। आती बात समझ यहाँ तक? लेकिन जो ये कोलिजन्स हैं मॉलिक्यूल के बीच में, दे मस्ट बी इफेक्टिव। कैसे होने चाहिए? इफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी तब भी जो है रिएक्टेंट फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, वरना फिर नहीं हो पाएगा, है ना। और तो फिर अगर मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट मस्ट बी कोलाइड, दैट मस्ट बी कोलाइड साइमल्टेनियसली और वी कैन से इफेक्टिवली टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक इफेक्टिव कोलिजन करनी चाहिए होती है जिससे कि फाइनल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए वो। तो कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, तो एक ये मॉलिक्युलरिटी एक तरह का नंबर है। क्या बताओ? नंबर। नंबर किसका हो सकता है? आयंस का, जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं। एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। क्या लिखा है यहाँ पर? द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच मस्ट बी कोलाइड इफेक्टिवली टू गिव द प्रोडक्ट इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी। जैसे यहाँ पे क्या था, ए से बनना प्रोडक्ट, तो क्योंकि एक ही यहाँ पर आ रहा है तो मॉलिक्युलरिटी कितनी है इसकी? 1 हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो, अमोनियम नाइट्राइड है तो ये डिकम्पोज हो गया N2 में और H2O में, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 1 हो जाएगी। यहाँ पे 2A से बनना है प्रोडक्ट, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी? 2। यानी यहाँ से ये बात समझ में आती है कि जो रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही बता पा रहे हैं कि मॉलिक्युलरिटी कितनी है, जबकि ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है ना। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैज नथिंग टू डू विद द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जबकि मॉलिक्युलरिटी में क्या होगा? मॉलिक्युलरिटी में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उन्हीं की हेल्प से बता पाएंगे हम कि मॉलिक्युलरिटी कितनी है। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि ट्वाइस H आया था, डिकम्पोज हो गया H2 में और I2 में, दो मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो मॉलिक्युलरिटी कितनी जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना। तो वैसे यहाँ पे मेरे पास में ABC मतलब 3 आ गए, तो मॉलिक्युलरिटी 3 आ जाएगी। जैसे यहाँ पे NO और O2, 2 मॉलिक्यूल्स NO के थे और 1 मॉलिक्यूल O2 का था, ये आपस में इफेक्टिवली कोलाइड हो रहे होंगे तभी जाके बना होगा NO2, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 3 है। हालांकि 3 मॉलिक्युलरिटी का होना मतलब इतना आसान नहीं होता है, तो मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, मतलब बहुत ही रेयर केस में ऐसा होगा, ठीक है। फिर कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्युलरिटी क्या है? मॉलिक्युलरिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर, एक कंप्लीट नंबर होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 मॉलिक्यूल्स टकरा रहा है, नहीं। तो एक कंप्लीट इंटीजर आपस में हम लेंगे और वो मॉलिक्युलरिटी को बताएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं। इट कैनॉट हैव अ फ्रैक्शनल और जीरो वैल्यू, नहीं मतलब जीरो नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। अगर जीरो मॉलिक्युलरिटी है तो वो समझा रहा है, बता रहा है कि कोई इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुई है ना, तो इसलिए वहां कोई रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी फिर। ओके, मॉलिक्युलरिटी कैन बी जज्ड बाय अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बताया था मैंने कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बता सकते हैं हम कि मॉलिक्युलरिटी कितनी है, मतलब एक तरह का थ्योरेटिकल टॉपिक है। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मतलब मॉलिक्युलरिटी हैज नथिंग टू डू विद द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो सिग्निफिकेंस, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो N2O5 था तो ये बन गया है, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी मेरे पास में? 1 हो जाएगी, और यहाँ पे 2 था तो 2 हो जाएगी। आती है बात समझ यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अभी बताया था कि रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म की पावर होती है उसका सम ही कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन से करते हैं रिप्रेजेंट। लाइक यहाँ पे A+2 भी है और COD बन रहा है रेट लॉ के अकॉर्डिंग। मैंने देखा यहाँ पर रेट जो आया इसका वो K और A की पावर M और B की पावर N। देखो यहाँ 1 और 2 तो नहीं आया, A की पावर यहाँ पे 1 अगर आ जाती तो फिर तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया है। M और N आया, अलग से आया। ये कहाँ से आया? ये आएंगे एक्सपेरिमेंट से। कहाँ से बताओ? एक्सपेरिमेंट से। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है सब चीजें। तो अगर मैं पूछूं कि ऑर्डर बताओ A के रिस्पेक्ट में क्या है, तो M है, और B के रिस्पेक्ट में क्या है? N है। ओवरऑल ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? M+N। कॉन्सेंट्रेशन टर्म की जो पावर है उनको ऐड कर दो तभी हमें ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा रिएक्शन का, ठीक है। सो कहता है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? रेट लो था इसमें पूछा आपसे, तो A की पावर हाफ है, B की पावर 2 है, ऐड कर दो, देन यू विल गेट 2.5। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो ये बताता है कि एक तो ये बताता नंबर नहीं, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्पीशीज हुज कंसंट्रेशन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली। एक रिएक्शन हो रही है, उसमें जो पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज हैं उनमें से कितनी स्पीशीज ऐसी हैं जिनके कंसंट्रेशन से रेट पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो
एक तो ये बताएगा यहाँ पर, दूसरा क्या बताता है कि रिएक्शन ऑर्डर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, अभी समझाया था मैं कि रेट लॉ में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उनकी पावर को ऐड कर दो, देन यू विल गेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट बताता है कि स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन हैज नथिंग टू डू यू नो विद द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन से कुछ भी हम ऑर्डर के बारे में नहीं कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बताता है कि यहाँ पर कि जो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर होगा वो हमेशा क्या होगा, रिएक्टेंट की हेल्प से ही, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से डिफाइन करते हैं हम। जो प्रोडक्ट बने हैं उनसे कुछ लिंक नहीं होता किसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या होता है, जो स्लोअर स्टेप होता है जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, है ना, तो उसी को लेते हैं मेनली हम। आ रहा कुछ समझ से? चलो फिर हमारे पास में क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कुछ एग्जांपल देख लो। तो जैसे यहाँ पे अगर रेट लो देखेंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगी जिनका जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जैसे H2 प्लस Cl2 H न्यू, धूप में रख दिया हमने इसको, या मतलब कुछ भी एनर्जी दी हमने यहाँ पर, तो ये HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl। और वैसे यहाँ पे N2 था तो N2 प्लस O2 बन रहा है ना। तो ये दो एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। कोई पूछे कि इसका रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, जीरो, यानी इसका रेट इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ना इसकी पे कर रहा है ना। फिर कौन सी आती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट लो क्या आएगा, K A की पावर 1, यानी यहाँ पे क्या है, रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको डबल किया तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नहीं, एग्जाम्पल H2O2 का डिकम्पोजिशन है, H2O में, और यहाँ पे मेरे पास में O2 टूट जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ पर मेरे पास में क्या होगा, H2O में टूटेगा मेनली, H2O में, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा बताओ, O2 आएगा, है ना। तो ध्यान से पढ़ना इसको। सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन जैसे K A की पावर 2 है, अरे कॉन्सेंट्रेशन जो मतलब रेट लो में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसी की जो पावर है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। C प्लस O2 की जो CO प्लस O, नहीं, और यहाँ पे NO2 जो टूट जाएगा, ये सब मेरे पास में सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ये इंपोर्टेंट नहीं है ज्यादा, ये वाला पार्ट ज्यादा इंपोर्टेंट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो अभी एक पीछे हमने पढ़ा था कि रेट कांस्टेंट जो है उसकी जो यूनिट है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। किस पे करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो एक जनरल टर्म आएगा, एक जनरल फॉर्म आएगी कि कैसे बता पाए हम कि रेट कांस्टेंट जो है वो कैसे डिपेंड करता है किस पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो उसके लिए क्या है, देखो हमारे पास में मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, ये जनरल एक रिलेशन है बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको याद कर लो बैठ के एक बार, याद हुआ, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पे अगर n केवल जीरो, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो क्या बनेगी यूनिट, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। मोल पर लीटर यहाँ लिखा है इसने, मोल लीटर इनवर्स लिख दिया, बात एक है। सेकंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या, n केवल 1 होता है यहाँ पर 1, तो 1 से 1 कट जाए, जीरो हो जाएगा। किसी की पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है, तो इतना पार्ट तो 1 हो गया, क्या बचा है, सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो फर्स्ट ऑर्डर जो होती है रिएक्शन, उसका जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। सेकंड ऑर्डर की क्या आएगी, n के वैल्यू 2 होगा यहाँ पर, आप है ना, यहाँ पे 2 हो देना, तो 1 में से 2 गया, माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा बताओ। ये सभी देखो यहाँ से क्या हो रहा है, मोल इनवर्स, और यहाँ पे आएगा लीटर, ठीक है, और साथ में क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। आ रहा बका समझ यहाँ तक, ये बन गया लीटर पर मोल, बन गया, क्या बन गया है। अब तक क्या पढ़ रहे थे हम, मोल पर लीटर, इसे इसे क्या कहेंगे, लीटर पर मोल, या मोल इनवर्स लीटर, और साथ में क्या आएगा बताओ, सेकंड इनवर्स। आसान है बिल्कुल, देखो। लेकिन अगर हाफ ऑर्डर हो जाए, n के लिए हाफ हो जाए, तो पूरे में से ये माइनस हाफ आएगी ना, तो मोल की पावर हाफ और लीटर की पावर हाफ, यानी कि मोल पर लीटर की पावर हाफ है, क्या बताओ, मोल पर लीटर की पावर हाफ है, और यहाँ पे जाएगा सेकंड इनवर्स। पक्का समझ के बाद यहाँ तक। तो फिर देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर। इसमें से ये k की वैल्यू दी है हमें, है ना, इसका ऑर्डर पूछा है, तो k की वैल्यू से मतलब नहीं होना चाहिए, k की जो यूनिट है ना उससे मतलब होना चाहिए। इससे देखो यहाँ पर क्या है, तो ये क्या है, लीटर इनवर्स तो नहीं है, मोल इनवर्स है, तो लीटर पर मोल कहाँ बताया था मैंने अभी, सेकंड ऑर्डर में कहाँ बताया था, यही बात समझ में, या तो याद ही कर लो उसको या कंपेयर कर दो हाथ से फिर उसको, ठीक है। कैसे करो, देखो इसको आप ऐसे लिखो, हम लिखते जाते क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ, मोल पर लीटर लिखते हैं। तो ये मोल मेरे पास में, और यहाँ पे लीटर है, क्या बताऊं, लीटर। मोल की पावर कितनी है, -1, इसकी और इसकी पावर कितनी है, यहाँ पर मेरे पास में 1 है, तो नीचे जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे, मोल पर लीटर की पावर -1, और यहाँ पे जो है मेरे पास कितना था, सेकंड इनवर्स था। इस यूनिट को मैंने ऐसे लिख दिया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। और इसको कंपेयर करो किससे, जनरल यूनिट से, क्या थी वो, मोल पर लीटर की पावर 1 - n, और साथ में क्या था, सेकंड इनवर्स था।
और जब कंपेयर करोगे तो ये वाला पार्ट सेम है, बिल्कुल बेस सेम है, तो पावर जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। आ रहा समझ? तो 1 माइनस एन किसके इक्वल आएगा, -1 के, तो एन किसके इक्वल आएगा, 2 के। कितना है बताओ, 2 आ जाएगा। बहुत ही आसान है यार, मतलब समझ गए होंगे आप यहाँ तक। ठीक है, बेटर है कि आप इनको याद ही कर लो कुछ को, तो है ना, लीटर पर मोल सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, है ना, मतलब कितना आसान है बिल्कुल ये। जैसे यहाँ पे पूछा कि के की वैल्यू दी है मुझे इतना, और साथ में यूनिट दी है, तो पूछा है ऑर्डर क्या है, तो मैं क्या देखूंगा बस बताओ, आई विल सी द यूनिट। सेकंड यूनिट किसकी होती है, फर्स्ट ऑर्डर, किसकी होती है बताओ, फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर आएगा फर्स्ट, कितना आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। आसान था बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल एक्स टू वाई फॉलोज द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। एक्स से वाई बन रहा है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। ये लाइन हमें इतना बता रही है कि जो रिएक्शन है एक्स से वाई, तो उसका जो रेट है ना, तो उसका ऑर्डर कितना है, 2 है। एक्स के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 2 है। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लो लिखूंगा तो रेट क्या आएगा, के एक्स की पावर 2। ठीक है, मुझे यहाँ से क्या मिला है, रेट एक्सप्रेशन मिला है। अच्छा, फिर क्या कहता है इसमें कि अगर ऐसा हो जाए कॉन्सेंट्रेशन जो है एक्स की, वो इंक्रीज कर दो आप 3 टाइम्स, यहाँ पे एक्स उसको 3 कर दो आप, तो अब नया रेट, क्योंकि रेट क्या करता है, डिपेंड करता है किस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे x के प्लेस पे 3x हो जाएगा, फिर पावर रहेगी सेम यहाँ पर। हाँ, इसको सोल्व करो तो नया जो रेट आएगा वो 9 और एक kx का स्क्वायर था ही। अब इतना टर्म किसके इक्वल है ये बताओ, ये रेट के इक्वल है, जो जो पहला रेट था, इनिशियल रेट था। तो इसलिए क्या आएगा कि जो पुराना रेट था उसका 9 टाइम्स हो गया हमारे पास में नया रेट। यही बात समझ? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप ट्राई करना, मतलब हो जाएंगे आपसे बढ़िया से। ठीक है, चलो उसके बाद हमें नेक्स्ट मूव करना बेटा। नेक्स्ट क्या है देखो, एक होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये टॉपिक बढ़िया है बहुत, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसमें क्या पढ़ना होता है कि ये क्या बताता है, क्यों टॉपिक आया हमारे पास में। जब कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है। क्या आता है, चेंज आता है। हाँ, तो अगर हमें देखना है कि टाइम के साथ जो है कॉन्सेंट्रेशन कैसे बदल रही है, किस टाइम पे कितनी है, तो हमें वहां पे क्या करना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, एक इक्वेशन बनानी पड़ती है। उसी का नाम क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। नहीं, या आपसे पूछ ले कि कितने टाइम बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की कितनी बच गई है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, अगर ये जानना है आपको, है ना, कुछ टाइम बाद, तो भी हम कहाँ पे जाएंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस ऐसा ही एक इक्वेशंस होती है, और एक ऐसा रिलेशन होता है जो आपको बताता है कि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उसमें और टाइम में क्या रिलेशन है, एक तरह से कितने टाइम के बाद जो है कितनी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास में बच गई है, या किसी कोई पर्टिकुलर टाइम के बाद में देखे कि जो रिएक्शन हमारे पास में है वो कितनी हो गई है ना। तो इस सबको बताने के लिए हमारे पास में क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है। ओके, तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर पे आ गए, गलत बात है, हम पहले जीरो पाएंगे। कहाँ पाएंगे बताओ, जीरो पाएंगे। तो मेरे पास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मुझे निकालना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो जीरो ऑर्डर पहले डिफाइन करो कौन सी रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन जिनका रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है ना। आर गिव्स यू पी, जो इसका रेट आएगा वो आर की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, मतलब आर की पावर जीरो के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं, तो रेट तो यहाँ से जाएगा। और एक रेट को निकालने का एक मेथड और था, दैट इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। मतलब 1200 में बताया था कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से निकालते हैं, या 1 है तो क्या आएगा, रिएक्टेंट के लिए माइनस आता है 1/1 और dr/dt। और किसके इक्वल आएगा बताओ, ये जब यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इसी इक्वेशन को लिख दूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा कि यही क्या बनेगा, k, और r की पावर 0 होता है तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे रेट किसके इक्वल आया, k के इक्वल। यहाँ पे रेट किसके इक्वल आया, इसके इक्वल। दोनों रेट है तो दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं हम। तो मतलब क्या यार, dr/dt = k, dr/dt = k। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो dt को मिल जाऊंगा इधर, तो दोनों तरफ से क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया है ना। जब दोनों तरफ से इंटीग्रेट किया तो मुझे ये मिल जाएगा लास्ट में, यहाँ पर एक i आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं इसको। इसकी वैल्यू अगर निकालनी होती है तो t0 इनिशियल केस में जाना पड़ेगा, तो t0 तो r क्या बन जाएगा, r0। तो मतलब कहने का ये हुआ कि i की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का r0। क्या है बताओ, तो ये रख दो इसमें, आप उठाकर सारा, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पर इक्वेशन मिलेगी, तो ये देखो यहाँ पर, आपको बस रिजल्ट याद रखना है। ये एक मिल रहा है r0 माइनस का r = kt, और सबसे इंपोर्टेंट ये वाली, बस इसी को याद रखना है, इसको भी भूल जाना है, ठीक है। तो क्या है बताओ, r0 माइनस r/t = k। r0 का मतलब यहाँ पे क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। r का मतलब क्या है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कितना बच गया है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। t का मतलब टाइम, और k का मतलब क्या है,
रेट कांस्टेंट। इसको टी की फॉर्म में पूछेगा तो के इधर ले आओ यहाँ पर। तो जीरो ऑर्डर का ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, क्या है बताओ ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, आर नॉट माइनस कार अपॉन टी इज इक्वल्स टू के, आ रहा है आपको समझ में, या के इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस कार अपॉन में टी। तो सबसे इंपोर्टेंट ये हो जाएगा हमारे पास। आई कुछ बात समझ ठीक से यहाँ तक बेटा? तो इसको याद रखना प्लीज, को मतलब याद होना चाहिए तब तक, ये नहीं है तो याद करना पड़ेगा बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद में देखो इसी का हमारे पास में हाफ लाइफ आती है, क्या आती है बताओ? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर की यहाँ पे दे दी है, हमें पहले जीरो ऑर्डर पाना पड़ेगा, है ना। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि वो टाइम जिसमें जो रिएक्शन है वो 50% कंप्लीट हो जाती है, या रिएक्टेंट 50% बच जाता है, या 50% कंज्यूम हो जाता है। बात हुई कि यहाँ पर द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। पहले जितना रिएक्टेंट आपने लिया था वो अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ बच जाए, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई है। तो वो टाइम जो रिएक्शन ने लिया है 50% कंप्लीट होने में, उसी को हमने बोला है टी हाफ। टी हाफ मतलब हाफ टाइम या हाफ लाइफ, ओके। तो इसमें जो है जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं आपसे ना, तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या है? अभी मैंने बताया था कि टी इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे आर नोट था, यहाँ पे आर था, अपॉन में के था, क्या था बताओ? के था। ये कॉन्सेंट्रेशंस हैं, चाहोगे यहाँ पर ऐसे लिख दो, ऐसे करके, है ना, ऐसे लगा सकते हो आप ये ब्रैकेट। तो अब अगर मुझे इसको टी हाफ बनाना है, टी हाफ, तो टी हाफ को मैं बोलूंगा ऐसे, हाँ। अच्छा, आर नोट का मतलब क्या होता है? आर नोट तो आर नोट रहेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गया तो आर कितना बचा? जितना पहले था उसका हाफ बचा। तो क्योंकि आर है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, आर क्या है बताओ? आर यहाँ लिखा है, ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, रिमेनिंग जो बच गई है, जो बच गई है, जो बच गई है। बट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे आर कितना आएगा बताओ? जितना पहले स्टार्टिंग में था उसका हाफ आ जाएगा, उसका हाफ आएगा नहीं आएगा? अपॉन में के है, तो बचा हुआ कितना है? जितना पहले था, मतलब नहीं, टी हाफ की बात करो मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया होगा। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो टी हाफ इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे बताओ? आर नोट और अपॉन में कितना आएगा? 2k। आर नोट में से आर नोट बाई 2 गया, एक में से आधा गया, तो कितना बचेगा? आधे बचेगा, हाफ बचेगा। ये इंपोर्टेंट है, आर नोट बाई 2k, आर नोट बाई 2k। अगर जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पूछेगा, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ अगर पूछेगा, तो ये एक्सप्रेशन आपको लगा देना है। आया आपका समझ में? तो 2k, ये k का मतलब फिर क्या है? रेट कांस्टेंट है, क्या बताओ? रेट कांस्टेंट। तो कुछ ऑब्जर्वेशन भी है कि जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बताओ? रेट कांस्टेंट पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है, रेट कांस्टेंट पर भी डिपेंड करता है। एक होता है मेरे पास में टीएलएफ, लाइफ टाइम की रिएक्शन पूरी कितने देर में हो जाएगी, आ रहा है समझ में? तो टीएलएफ जब निकालना होता हो तो वहां पर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बताओ? जीरो। सारा रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है वहां पर। नहीं आई बात समझ यहाँ तक? तो फिर टीएलएफ कितना आएगा बताओ? टीएलएफ कितना आएगा इसी में? ये तो जीरो हो गया ना, तो आर नोट बाय आर नोट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नोट अपॉन में के, ये हमारे पास में टीएलएफ का आएगा। जो मतलब टीएलएफ का मतलब होता है कि 100% कंप्लीशन हो गया, 100% कंप्लीशन हो गया। ये फॉर्मूला याद हुआ ठीक से यहाँ तक? अच्छा, यही चीज ना मतलब उन्होंने यहाँ लिख दिया, देखो ये इनको मिला दिया उसने एक साथ। मतलब अब देखो ध्यान से, इधर उन्होंने यहाँ पे दिया है लास्ट में आके, है ना। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया है लिखाने के जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है उसके लिए बात कर रहे हैं। टी इक्वल्स टू आर नोट बाई आर नोट माइनस आर अपॉन के। तो टी हाफ के लिए टी बन जाएगा टी हाफ और आर बन जाएगा आर नोट बाई 2। यही तो है इनका, देखो यहाँ पर आर नोट बाई 2k, आर नोट बाई 2k। और जो बता रहा था टीएलएफ, तो टीएलएफ कितना आएगा बताओ? आर नोट बाय के, आर नोट बाय के। हो जाएगा यार ठीक से? तो ये हमारा था किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। अभी हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ऑब्जर्व करो ध्यान से। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिनका रेट जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन में क्या बढ़ जाएगा? रेट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बताओ? रेट बढ़ जाएगा। तो एक रिएक्शन है आर गिव्स यू पी, इसका रेट निकालो आप, तो आर के कैसा आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, और के भी आएगा साथ में यहाँ पर नहीं। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो साथ में क्या आता है? के आता है, और आर की पावर क्या आएगा? 1 आएगा। आपको समझ यहाँ तक? और एक रेट निकालने का मेथड होता है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। कौन सा होता है? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दोनों को इक्वल कर दो आप, क्योंकि दोनों ही रेट हैं। दोनों क्या बताओ? रेट है। तो यह है मेरे पास में। अब मैंने क्या किया? सेम स्पीशीज को एक साथ ले गया हूँ।
आर को ले गया हूं मैं इधर यहाँ पर और डी टी को लिया हूं मैं इधर यहाँ पर, है ना। टी टी वाले एक तरफ और आर आर वाले एक तरफ, डी आर बाई आर और के डी टी। अब इसका कर दिया है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये मिलेगा मुझे, फिर थोड़ा सा मुझे आई निकालना पड़ेगा। आई निकालने के लिए इनिशियल में जाना पड़ता है, तो मुझे ये एल एन की फॉर्म में, किस फॉर्म में मिलेगा बताओ, एल एन की फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन आपको जो याद रखना है, एक फॉर्म तो ये वाली है, ये याद रखनी है, एल एन आर नॉट माइनस का एल एन आर इज टू के टी। लेकिन एल एन को यूज नहीं करते हम नेचुरल लॉग को, हम लॉग बेस 10 को यूज करते हैं। तो इसलिए क्या क्या मैंने यहाँ बताओ, इसको एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर लिया है और ये फॉर्मूला बना है टी इज टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, क्या बताओ, आर नॉट बाई आर। ये यूनिट यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, इसको आपको नहीं लिखना है। फिर यहाँ पे अगर टी की फॉर्म में पूछेगा, मतलब इसी को यहाँ लिख दिया फिर आगे, टी इज टू 2.303 बाई के लॉग। देखो यहाँ पे आर नोट था, आर नोट का मतलब क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसको ए मान सकते हैं हम, और आर है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। ए में से कुछ हिस्सा अलग हो गया होगा, नहीं तो जो बच गया वही है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो ए माइनस एक्स, क्या बताओ, ए माइनस एक्स। हो सकता है इस फॉर्म में दे दे, कुछ कहीं कहीं जो है इस फॉर्म में आ जाता है, एक ही बात होगी वो, क्योंकि आगे ग्राफ है वो इसी फॉर्म में है, ए माइनस का एक्स और ए जो भी है, मतलब नहीं ये ग्राफ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि a माइनस एक्स और t के बीच का ग्राफ है। तो a माइनस एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, कौन सी बताओ, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। और ये टाइम की, सो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये क्या होगा, कम होगा, नहीं रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, तो ग्राफ मेरे पास मैसेज आ रहा है। और यहाँ पे देखो क्या है, dx बाई dt, ये क्या है dx बाई dt, x क्या है यहाँ पर, जो पार्ट अलग हुआ है, जो पार्ट क्या है अलग हुआ है, x यहाँ पे एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन है, क्या बताओ, कंज्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, और उसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो ये इतना टर्म जो है dx by dt है, रेट को बता रहा है, किसको बता रहा है, रेट। यानी यहाँ पे हमने आर लिया है और यहाँ पे हमने क्या लिया है, ए मान रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो इनके बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसा आएगा, लीनियर ग्राफ आता है, कैसे बताओ, लीनियर ग्राफ। और अगर टी हाफ को देखेंगे यहाँ पर, हम अभी हमने टी हाफ का पढ़ा नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो उसमें आप देखना कि जो टी हाफ होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, फर्स्ट ऑर्डर का, किसका बताओ, फर्स्ट ऑर्डर का। तो पहले टी हाफ देख लो कैसे निकालेंगे, तब ये ग्राफ में बताऊंगा आपको दोबारा से आके। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ है, फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ देखो यहाँ पे आएगा, अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा था इंटीग्रेटेड इक्वेशन, टी इक्वल्स टू 2.303 बाई के log r नॉट बाई आर। टी हाफ निकालेंगे तो टी बन जाएगा टी हाफ, और आर नोट तो आर नोट रहा, ये आर बन जाएगा आर नोट बाई 2 के ऊपर चले, आर नोट से आर नोट कट जाएगा, आया कुछ समझ ठीक है यहाँ तक। तो टी हाफ जो मेरे पास में आएगा वो ये आएगा 0.693 बाई के, ठीक है। अब ये जो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का आया है, इसमें कहीं आर या आर नोट तो नहीं आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का के पे डिपेंड करता है, के का मतलब रेट कांस्टेंट, आया कुछ समझ। तो अगर मैं यहाँ से टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाऊं, देखो टी हाफ और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, आ रहा कुछ समझ। लेकिन ये किसका है मेरे पास में, जीरो ऑर्डर, किसका है, जीरो ऑर्डर का है, ये डिपेंड कर रहा है। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो आपसे, मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात, किसकी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर की। तो टी हाफ और यहाँ पे क्या था, कॉन्सेंट्रेशन, टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं करता है, किसका, फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए ग्राफ कैसा है, पैरेलल लाइन है यहाँ, मतलब इसके आए कोई बात में, ये कितना भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बस के पे डिपेंड करता है, किस पे करता है, के पे। हाँ अगर यही ग्राफ मैं बनाऊंगा जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए, तो जीरो ऑर्डर में क्या था, टी हाफ देखो एक बार जरा ध्यान से। तो जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ है वो आर नोट बाई 2 के है, आर नोट पे क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, नहीं बस कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, लीनियर, कैसा है बताओ, लीनियर। पक्का समझेंगे बात ठीक से, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड इक्वेशन पूरी हो गई है। उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आसान है असली, बस एक पॉइंट याद रखना, अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि जो हाफ लाइफ होती है टी हाफ और जो रिएक्शन का ऑर्डर होता है ना, उनमें क्या रिलेशन होता है, राइट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर। एक रिएक्शन है कोई भी, nth ऑर्डर कितने ऑर्डर की है, nth ऑर्डर की है, तो उसके टी हाफ में और उसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है, एक तरह से पूछ सकता है। तो टी हाफ जो होता है 1/r नोट n माइनस 1। समझो ध्यान से क्या कोशिश कर रहा है, किसी भी रिएक्शन का टी हाफ उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है, किसी भी रिएक्शन का टी हाफ उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे n की वैल्यू, इसी के लिए मान के चलो कि मेरे पास में n 0 है, n क्या बताओ 0। तो अगर मैं पूछूं कि जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है क्या वो रेक्टेंट पे डिपेंड करता है या नहीं करता, तो यहाँ 0 कर दो, 0 माइनस 1 क्या रहेगा, -1। तो पावर क्या है इसकी, -1, ऊपर चल के जाएगी +1। तो टी हाफ क्या आएगा बताओ, टी हाफ यहाँ पे क्या आएगा, आर नोट तो है, क्या आएगा बताओ, आर नोट इक्वल नहीं है,
मतलब जब ये रखेंगे तो ये कैसा आएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। तो मतलब टी हाफ जो है वो जीरो ऑर्डर के लिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए समझाऊं, इसमें बताओ फर्स्ट ऑर्डर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 7 कट गया, ये एक टर्म कितना आ गया, 1 हो गया पूरा। तो आर नॉट तो बचा ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि टी हाफ जो आएगा फर्स्ट ऑर्डर का वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। आपको समझ में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये थोड़ा अलग है, यूनिक है सीआर का सा प्लीज आप। बेटा नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जो सच्ची में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती हैं, पर उनको फर्स्ट ऑर्डर का एज्यूम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि तुम फर्स्ट ऑर्डर की हो। क्योंकि इसमें दिक्कत है कि जो एक रिएक्टेंट होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है, ज्यादा अमाउंट में होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा अमाउंट में होगा इसलिए मान लिया जाता है। पढ़ लो एक बार क्या कहता है, रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कुछ कंडीशन में उनको हम फर्स्ट ऑर्डर बना देते हैं, तो उनको हमने क्या बोला बताओ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। जैसे यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, सुक्रोज है, पानी में डाल दिया और एसिड डाला तब रिएक्शन हुई। तो यहाँ पे सुक्रोज का हुआ हाइड्रोलिसिस, बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसका जो रेट है वो के, और यहाँ पे क्या बताओ सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड कर रहा है। H2O भी आएगा यहाँ पर, H2O भी आएगा। एग्जैक्टली क्या होगा देखो यहाँ पर, जब हमने इसका रेट निकालने की कोशिश की रेट, तो रेट यहाँ पर क्या आएगा, साथ में आएगा के और इंटू में आएगा C12H22O11 और पानी भी तो है यहाँ पर, वाटर भी आएगा यहाँ पर, लेकिन पानी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो एक तरह से ये कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट ये है, इन दोनों के प्लेस पे एक नया कांस्टेंट आएगा के डैश, और यहाँ पे क्या है C12H22O11 आया कुछ समझ में। तो वाटर को हमने हटा दिया है, के के साथ लेंगे, वो भी कांस्टेंट है। तो ये रेट अब बना है मेरे पास में, ठीक है। तो अब ये जो रेट एक्सप्रेशन है इसमें रेट हमें ऐसे लग रहा है कि सुक्रोज की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है बस, है ना। तो इसको याद रखना प्लीज। अब एग्जाम्पल हो जाएगा बढ़िया। एक एग्जाम्पल और होता है इसका, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट होता है ईस्टर, और पानी डाल दो, एसिड डाल दो, तो ये हो जाएगा, इसको हो जाएगा हाइड्रोलिसिस, ये बनेगा एसिडिक एसिड और साथ में बनेगा इथेनॉल, ठीक है। तो इसका रेट जो है सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, ईस्टर पे, ना कि H2O की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या कहता है इसमें, बोथ ऑफ द अबव रिएक्शंस आर बायमोलिकुलर। नहीं, अगर मोलिकुलरिटी पूछ ले इस रिएक्शन की तो कितनी, 2 है। मोलिकुल तो इसका भी यूज हो रहा है नहीं, लेकिन ऑर्डर 1 है। ऑर्डर क्या है, 1 है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जहां ऑर्डर और मोलिकुलरिटी इक्वल ना हो उसको भी क्या बोलेंगे हम, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहता है कि both of the above reactions are bimolecular but are found to be the first order because water is present in such a large excess that its concentration remains almost constant during the reaction. रिएक्शन के दौरान वो कांस्टेंट रहता है। आया कुछ समझ में? बेटा एक कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि बोर्ड्स में आया है, आसान क्वेश्चन है। अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में वो कैसी है, सेकंड ऑर्डर की, एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड और रिड्यूस्ड टू हाफ। आसान क्वेश्चन है। जो यहाँ से फर्स्ट लाइन लिखी है उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा रेट के ए की पावर 2। ए को माना रिएक्टेंट और ए के रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर कितना है, 2 है। ये है रेट एक्सप्रेशन, रेट लो। अब उसने खुद कहा है कि ए को डबल कर दो, 2 कर दो, तो रेट क्या जाएगा बताओ, यहाँ पर ए के प्लेस पे 2 जाएगा। नहीं, ये गलत लिखा है इसने, स्मॉल ए नहीं आएगा, कैसा है, कैपिटल आएगा। तो 4 टाइम्स कितना जाएगा, तो 4 टाइम्स, क्योंकि इतना के स्क्वायर तो क्या है, रेट के इक्वल है, ऑल रेट के इक्वल है। दूसरे में कह रहा है कि अब ए जो है कितना जाए, a/2 हो जाए। तो अब क्या हो जाएगा, 1/4 कितना जाएगा बताओ, 1/4। तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। अब फर्स्ट ऑर्डर इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट इतना, यहाँ पे के दे दिया उसने, क्या दिया बताओ, के की वैल्यू दी है, 7 में यूनिट दी है। फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, टी हाफ इज 0.693 बाय के। ये फॉर्मूला होता है, के की वैल्यू यहाँ रख दो, देन यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो ये इतना सेकंड आ जाएगा मेरे पास में। मुझे लगता हो जाएंगे सारे, तो इजी क्वेश्चन है ना। तो आइए कर लें या पढ़ो आगे, चलो ठीक है।